आज की इस संवाद गोष्ठी में आए हुए भाइयों और बहनों, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लोग ऐसे देश के नागरिक हैं जहाँ पर सच के लिए साहस, बड़े सपनों के लिए समर्पण और देश के लिए अपना सर्वोत्तम देने का कोई इतिहास नहीं रहा है। ऐसा लगता है कि हम सभी बहुत स्वार्थी, बहुत धूर्त और बहुत निकृष्ट किस्म के लोग हैं। ख़ासतौर पर हमारा बुद्धिजीवी वर्ग, हमारा मध्यम वर्ग और हमारा राष्ट्रीय राजनीतिक समुदाय। क्योंकि मैं खुद उसी का एक सदस्य हूँ, एक मायने में विद्यार्थी जीवन से ही हम लोग सक्रिय रहे और अब एक आधी शताब्दी बीत गई। पीछे मुड़ के देखने पर लगता है कि बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ इस देश ने अपनी स्वराज यात्रा शुरू की और उससे थोड़े कम कद के लोगों ने देश की आज़ादी को संभाला। लेकिन अब बेहद कमज़ोर किस्म के हमारे जैसे लोग आज के समाज के अगली कतार के लोग हैं। तो जब करण जी ने कहा कि हमने आज़ादी के 75 साल के उपलक्ष्य में जो लोग कम चर्चित हैं उनकी स्मृति का प्रसंग बनाया है और उसमें कुछ बता सको तो अच्छा रहेगा। तो मेरी निगाह में एकदम से कई तस्वीरें घूम गई। एक नाम जो सबसे चमकता हुआ सामने आया वो शिव प्रसाद गुप्त जी का था। ये कौन थे शिव प्रसाद गुप्त और इनकी राष्ट्रीय स्वतंत्रता की हीरक जयंती के उत्सव की श्रृंखला में क्या गुंजाइश है और आज उनको स्मरण करने का क्या औचित्य है। तो अब बनारस से ग्वालियर तो बहुत दूर है नहीं, फिर भी जब ग्वालियर तक उनकी सुगंध नहीं बची है और बनारस में भी आप जाएंगे तो बहुत कम कुछ उनका अवशेष जैसा बचा है। खुद उनके वंशजों ने उनके साथ न्याय नहीं किया तो दूसरों का क्या कहेंगे। लेकिन मैं एक ऐसे आदमी के बारे में आपसे चर्चा का आग्रह कर रहा हूँ जिसकी मित्र मंडली में महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, पंडित मदन मोहन मालवीय, एक तरफ तो इस तरह के लोग थे और दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र देव, संपूर्णानंद। और इनको बहुत आयु नहीं मिली। 1888 में उनका जन्म हुआ और 1944 यानी 56 साल की उम्र में उनका शरीर शांत हो गया। लेकिन जो उन्होंने किया उसने बहुत अद्भुत परिणाम पैदा किया राष्ट्रीय आंदोलन के लिए। अब आप समझिए कि उन्होंने एक ऐसा विद्यालय बनाया जिसमें एक तरफ तो भारत के एक प्रधानमंत्री पैदा हुए, दूसरी तरफ आज़ादी की लड़ाई का जो शिखर पुरुष में से एक शहीद पैदा हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
के लिए वो वरदान साबित हुआ। और भारतीय समाजवादी आंदोलन की तो जड़ ही वहाँ जमी थी, काशी विद्यापीठ। और ये काशी विद्यापीठ उन्होंने अपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के साथ, जिसको काशी विश्वविद्यालय कहा गया जब हाल तक, उसके संस्थापक के साथ अभिन्न मैत्री। काशी विश्वविद्यालय के लिए कुल 50 लाख रुपया इकट्ठा हुआ था। इसमें से पहला 1 लाख रुपए का चेक शिव प्रसाद गुप्त जी ने दिया था। लेकिन राष्ट्रीयता का जो तकाजा था, असहयोग आंदोलन का जो आह्वान था, और जो शिव प्रसाद गुप्त ने दुनिया में स्वतंत्रता की कीमत समझी थी, उन्होंने गांधी जी के आग्रह पर मालवीय जी से अभिन्नता रखते हुए काशी विद्यापीठ की स्थापना की, जो BHU से निकले हुए विद्यार्थियों और अध्यापकों के लिए एक वैकल्पिक राष्ट्रीय शिक्षा का केंद्र था। और गांधी जी जैसा संगठनकर्ता और देश में आज़ादी की ललकार, लेकिन ऐसे कुल 4 ही विश्वविद्यालय बन पाए। गुजरात विद्यापीठ, सरदार पटेल उसके वाइस चांसलर बने। बिहार विद्यापीठ, राजेंद्र प्रसाद उसके वाइस चांसलर बने। जामिया मिलिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और काशी विद्यापीठ, जिसमें भारत रत्न भगवान दास उसके पहले कुलपति बने, और सबसे लंबा समय उसमें आचार्य नरेंद्र देव ने दिया। और ऐसी जगह जहाँ से लगातार जब जब राष्ट्रीय आंदोलन हुआ 1921 से 1946 के बीच में, उसको सरकार सबसे पहले अवैध संस्था घोषित करती थी, उसकी कुर्की होती थी, उसके चपरासी तक को जेल कर दी जाती थी। लेकिन वो चलता रहा। आज वो राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा उसको हासिल है। और कुछ संयोग ऐसा हुआ कि उसमें जब नाम उसका विस्तृत किया गया तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कहा जाता है, जबकि गांधी जी ने उसकी खाली ईंट रखी थी, नींव, वो असल में शिव प्रसाद गुप्त की कृति है। ऐसे ही हिंदी भाषा, आप तो तमाम हिंदी के सुधीजन यहाँ बैठे हुए हैं, इसका बड़ा संस्कार हुआ है। हिंदी भाषा पहले एक खानदान की सबसे छोटी बेटी है। उस खानदान में फारसी, अरबी, संस्कृत, पाली, प्राकृत और जुड़वा बेटी है, उर्दू और हिंदी। लेकिन हिंदी के संस्कार के लिए उन्होंने, जो हिंदी का सबसे पुराना अखबार आज है आज, उसकी स्थापना की उन्होंने। और भारतीय बौद्धिक विमर्श में हिंदी में जो श्रेष्ठतम साहित्य पैदा हुआ 1921 से 1946 के बीच में, उसका एक प्रकाशन केंद्र बनाया ज्ञान मंडल। तो जो ज्ञान की शक्ति है उसके वो आराधक थे। लेकिन वो खाली ज्ञान शक्ति के आराधक नहीं थे, वो राजनीतिक पहल के भी बहुत बड़े संरक्षक थे। और एक तरफ तो 1926 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हुई, जिसमें हकीम अजमल खां पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए, 1924 में गांधी जी अध्यक्ष बने थे, 1925 में सरोजिनी नायडू अध्यक्ष बनी थी। उसके बाद बनारस में अगला सम्मेलन हुआ, और उस सम्मेलन का, यहाँ तो आप सब लोग बैठे हुए हैं जो तमाम तरह के आयोजन करते रहते हैं, कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन, उसका खर्चा कुल एक आदमी ने उठाया 1926 का, उसका नाम था शिव प्रसाद गुप्त। तो और कांग्रेस के वो कोषाध्यक्ष कई बरस तक रहे, बीच में महामंत्री भी हुए। लेकिन उम्र उनकी जवाहरलाल वाली थी, दोस्ती उनकी गांधी के साथ थी, और गांधी जी ने भी पूरी मशक्क़त के साथ, जैसे कहते हैं तिल से तेल निकालना, वैसे शिव प्रसाद गुप्त को हर काम के लिए, रामकृष्ण बजाज का बहुत नाम है, नाम बिरला जी का भी है, लेकिन शिव प्रसाद गुप्त ने बलदेव दास बिरला की जो पहली किताब थी वो उन्होंने छापी। रामकृष्ण बजाज अभी हाशिए पर थे। गांधी आश्रम बनाने का जब गांधी जी ने संकल्प किया 1921 के असहयोग आंदोलन के बाद, तो जो पहला गांधी आश्रम बना 150 एकड़ ज़मीन अकबरपुर, जो फैज़ाबाद जहाँ डॉक्टर लोहिया का जन्म हुआ था, अकबरपुर कस्बे में पहला गांधी आश्रम जिसको आचार्य कृपलानी ने चलाया, वो शिव प्रसाद गुप्त की ज़मीन पर बना, उनके दान से बना। तो और जो मैं कह रहा था कि लेकिन वो प्रतिबद्ध देशभक्त थे, तो वो खाली गांधी जी के भरोसे नहीं थे, गांधी जी के बारे में उनकी प्रबल आस्था थी, लेकिन वो दूसरे बाजू से दूसरों को भी आशीर्वाद देते थे। तो जब चंद्रशेखर आज़ाद की मौत हो गई तो उनकी माँ को बरसों बरस बिना किसी को बताए हुए वो कुछ मदद पहुंचाते। तो ऐसे ही सचिन सान्याल, सचिन नाथ बख्शी, काकोरी केस के तमाम लोग,
तो काशी विद्यापीठ एक तरह से राष्ट्रीय आंदोलन की नर्सरी कहा गया। और ये काशी विद्यापीठ आज अखबार, ज्ञान मंडल प्रकाशन और एक भारत माता का मंदिर, आजकल भारत माता की जय पर पूरा देश दो हिस्से में बट जाता है। एक हिस्सा कहता है कि हम करेंगे क्योंकि हम देशभक्त हैं, दूसरा कहता है कि हम नहीं बोलेंगे क्योंकि किसी मंदिर मस्जिद की जय करना हमारे धर्म के खिलाफ है। लेकिन पहला भारत माता मंदिर बनाया शिव प्रसाद गुप्त ने काशी में, जिसका शिलान्यास उद्घाटन दोनों गांधी जी से कराया। और उसको बनाने में जो लोग लगे उनका नाम वहाँ आज भी खुदा हुआ है। हिंदू, मुसलमान, दलित, ब्राह्मण, राजमिस्त्रियों ने बनाया था। तो पहला गांधी आश्रम, पहला भारत माता मंदिर और पहला हिंदी का प्रामाणिक अखबार, पहला हिंदी का प्रकाशन, समाजवादी आंदोलन। मैंने बताया कि आचार्य नरेंद्र देव वहाँ के कुलपति बने और जब भगवान दास जी ने स्वास्थ्य के कारण अवकाश लिया तो वो कुलपति बने और वो करीब 2.5 दशक तक कुलपति रहे। लेकिन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के तरफ से जो पहली हिंदी में समाजवाद पर किताब आई, संपूर्णानंद जी की आई, वो भी ज्ञान मंडल से छपी। तो बहुआयामी, जैसे कहते हैं कि चारों तरफ प्रकाश फैलाने का काम राष्ट्रीय आंदोलन कर रहा था। और गांधी जी बराबर आते रहे, उसकी रजत जयंती पर आए। रजत जयंती पर आए तो काशी विद्यापीठ के विद्यार्थियों ने गांधी जी को एक ज्ञापन दिया 1946 में। और उस ज्ञापन में लिखा कि प्रभु, आपने कहा तो हम लोगों ने तो इस विद्यापीठ में शिक्षा ग्रहण की है, लेकिन हमको कोई रोजगार ही नहीं मिलता है। तो ऐसा कुछ करिए कि, क्योंकि वो एक संकल्प लेना पड़ता था कि काशी विद्यापीठ का जो विद्यार्थी बनेगा वो कभी कोई सरकारी नौकरी नहीं करे। उस समय नशा था, ICS बनने का, PCS बनने का, कुछ नहीं तो दफ्तर में चपरासी ही बन जाओ, सरकार की नौकरी पकड़ो। और काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया और बिहार विद्यापीठ की पहली शर्त यही थी, प्रवेश के समय विद्यार्थी को संकल्प करना पड़ता था कि हम कभी सरकारी नौकरी नहीं करेंगे। और 1946 तक आते आते आप जानते हैं कि 1937 में राज्यों में सरकारें बनी थीं, कुछ नौकरियां भी लोगों को मिलने लगी थी। तो उन्होंने कहा कि गांधी जी ने कहा कि भाई अब ये तो आपको तय करना, मैं आपसे कैसे कहूँ कि आप सरकार की नौकरी करें, लेकिन आपकी जीविका का प्रश्न है, माहौल भी बदल रहा है, लचीलापन थोड़ा बहुत रखना चाहिए। लेकिन उस काशी विद्यापीठ से लगातार राष्ट्रीय आंदोलन के लिए खाली कांग्रेस के नेता नहीं पैदा हुए, सोशलिस्ट पार्टी, उसका तो केंद्रीय कार्यालय वहीं था। कम्युनिस्ट पार्टी के 2 बड़े नेता, एक की तो मूर्ति लगी हुई है पटना में, राम अवतार शास्त्री, वो थे राम अवतार यादव। वो कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बड़े किसान नेता थे। ये जो इधर यादव नेताओं का उभार हुआ, उससे पहले की पीढ़ी के नेता थे। रुस्तम सैटिन कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता और उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री थे, ये काशी विद्यापीठ के अध्यापक थे। प्रेमचंद काशी विद्यापीठ में, तिलक विद्यापीठ था, उसके वो अध्यापक थे। और जो ये नेताओं की माला थी, इस सब के लिए अगर थक गए, कहीं कोई जगह नहीं है विश्राम करने की, संवाद करने की, तो काशी चलो। शिव प्रसाद गुप्त का एक 40 एकड़ का मकान था, वो बनाया था उस आदमी ने जिसने लुटियन जो दिल्ली जिन्होंने बनाया, उन्होंने उसकी डिज़ाइन किया था। शिव प्रसाद जी इतने धनी थे कि उन्होंने उस खरीदा था किसी अंग्रेज़ से, और उसका नाम गांधी जी के आग्रह पर बदल के, नाम कुछ और रहा होगा, कोई हवेली, सेवा उपवन नाम रखा। ये जो सेवा शब्द है, ये गांधी जी का दिया हुआ था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा के रूप में, और उसको चरितार्थ किया शिव प्रसाद गुप्त ने। शिव प्रसाद जी का जो व्यक्तित्व निर्माण हुआ, वो इलाहाबाद के विद्यार्थी थे और कोई मामूली परिवार में नहीं जन्मे थे, लेकिन उनकी पूरी पढ़ाई हुई थी। उसकी वजह से अंग्रेज़ी, हिंदी, अरबी, फारसी, उर्दू 5 भाषाओं के जानकार थे। और उन्होंने अनुभव के आधार पर अपने जीवन की दिशा तय की। पहले उन्होंने विश्व यात्रा की, उसमें एक किताब निकली, पृथ्वी प्रदक्षिणा। उसकी भूमिका बाबू भगवान दास जी ने लिखी। उन्होंने पहले मिस्र जाकर के अध्ययन किया कि मिस्र का समाज कैसा है, क्या बात है, मिस्र की सभ्यता क्यों गिर गई। फिर वो चीन गए, जापान गए, अमेरिका गए, और फिर एक किताब उन्होंने 250-300 पेज की बनाई, जो पाठ्यपुस्तक हो गई थी उस समय। 1920-21 में वो किताब आई। 1914 से 16 में, 1914 से 16 मतलब अभी गांधी जी का पदार्पण नहीं हुआ था। और जाके उन्होंने देखा कि ये जो देश
ये संस्कृतियाँ अपने पाँव पर खड़ी हैं या गिरी हुई हैं, उसमें क्या हो रहा है? स्त्री शिक्षा, उद्योग धंधे, लोगों का चरित्र, साहित्य, भाषा, और उससे वो इस संकल्प या निष्कर्ष पर पहुँचे कि अगर भारत को स्वराज चाहिए तो अपनी भाषाओं को मजबूत करना पड़ेगा। और उसमें वो हिंदी, चूँकि वो बनारस का इलाका हिंदी का इलाका था, तो हिंदी के परिष्कार और संस्कार के लिए उन्होंने दैनिक जीवन और बौद्धिक जीवन दोनों को संबोधित किया। और बौद्धिक जीवन को संबोधित करने के लिए, जैसा मैंने बताया कि पहले BHU बनाने की बात हुई, काशी विश्वविद्यालय, और उसमें मालवीय जी के कंधे से कंधा लगा के खड़े हुए, उसके वो ट्रेजरर भी बने। लेकिन 5 साल में मोह भंग हो गया और गांधी जी का इतना दबाव था कि भाई सरकारी मदद से चलने वाली संस्थाओं से विद्यार्थी ऐसे नहीं निकल पाएंगे जो देश के संपूर्ण स्वराज के लिए काम कर सकें, तो कुछ नया बनाओ। कैसे बनेगा? तो अब देखिए दूसरा पक्ष उनके संस्कार का। ये 2 भाई थे, शिव प्रसाद और हरप्रसाद। हरप्रसाद छोटे भाई थे। बचपन में 8 बरस की उम्र में मकान की छत से पतंग उड़ाते समय गिर के उनकी मौत हो गई, 8 बरस का बच्चा। अब दूसरा भाई बचा शिव प्रसाद, उसने क्या किया, उनकी जो हिस्से की संपत्ति होती उस सब को उन्होंने एक निधि में बदल दिया, हरप्रसाद शिक्षा निधि। अब वो निधि तो थी लेकिन उसका कोई बहुत उपयोग नहीं था। तब गांधी जी को पता चला, जैसा मैंने कहा कि गांधी जी इस मामले में बहुत सूक्ष्म दृष्टि रखने वाले। उन्होंने कहा कि भाई क्या करने वाले हो आप, हमारे इतने लोग निकल आए पढ़ाई छोड़ करके, आंदोलन हमारा पिट गया, मैंने तो आंदोलन वापस ही ले लिया, कुछ तो करना पड़ेगा। तो भाई शिव प्रसाद जी, आप एक राष्ट्रीय विद्यापीठ बनाइए और उसके लिए आप अपने भाई की स्मृति में जो पैसा अपने खानदान के वसीयत का, वो संपत्ति का अलग रखा, उसका इस्तेमाल करिए। तो काशी विद्यापीठ की स्थापना उस मरे हुए भाई के हिस्से की संपत्ति से हुई और उसका पूरा खुला, अब तो अंग्रेज़ों के खिलाफ वो विश्वविद्यालय बन रहा था, तो उसका खुला लेखा जोखा भी रखा। तो अपने भाई का हिस्सा नहीं मारा, उसका ले करके कुछ कोई मंदिर मस्जिद बनाने में नहीं, एक राष्ट्रीय काशी विद्यापीठ बनाने में लगा है। और आज तक वो हरप्रसाद शिक्षा निधि बनी हुई है। उसकी काफ़ी संपत्ति है शहर में, अगल बगल। वो एक बड़े ज़मींदार घराने के थे, तो उस निधि से काशी विद्यापीठ का काम चलता रहा जब तक कि राज्य सरकार से नहीं जुड़ गए। ऐसे ही आज अखबार मराठी और उत्तर भारतीय बुद्धिजीवियों का मिलन बिंदु बना। ये जो बाबूराव विष्णु पराडकर हैं, जो एक अजातशत्रु और भारतीय पत्रकारिता के शिखर पुरुष, और उन्होंने पूरी एक पीढ़ी तैयार की हिंदी पत्रकारिता की, और उसमें संपादकों में संपूर्णानंद, श्री प्रकाश, कमलापति त्रिपाठी। ये कमलापति त्रिपाठी जी कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष रहे, बहुत बड़ा नाम था। वो एक समय में 5 अखबारों के संपादक थे। 2 पत्रिकाएं थीं, अंग्रेज़ी और हिंदी की, 2 अखबार थे हिंदी और अंग्रेज़ी के, और एक वार्षिक पत्रिका भी निकलती थी। ये सारा हिंदी का जो वैभव बना है, ये शुरुआती समय में आप समझें 1920-21 से 1934-35 के बीच में हिंदी पत्रकारिता का, हिंदी वाङ्मय का एक आरंभिक काल है, शैशव काल है। जो किताबें उन्होंने छापी वो खाली हिंदी की नहीं थी। ये आजकल बहुत चर्चा है एक शब्द की, हिंदुत्व। कहते हैं कि इस हिंदुत्व शब्द को श्री दामोदर विनायक सावरकर ने दिया। शिव प्रसाद गुप्त जी ने गांधी जी के आग्रह पर धर्मों का अध्ययन और ज्ञान बढ़ाने के लिए एक साहित्यमाला की शुरुआत की, और पहली किताब हिंदुत्व शीर्षक से रामदास गौड़ के द्वारा लिखी गई, और शिव प्रसाद जी ने उसके लिए पूरी व्यवस्था की और उसको छपवाया। रामदास गौड़ जी लिखते लिखते गुजर गए, तो अब लेखक गया तो किताब भी गई। नहीं, उस किताब को बचाया और उसको उन्होंने बहुत सुंदर भूमिका के साथ छपवाया। आज वो ग्रंथ लुप्त प्राय है, शायद जीवाजी में हो, आपके पास हो, आप पढ़िएगा तो उसमें हिंदुत्व की परिभाषा, हिंदू का गुण अवगुण, हिंदू धर्म का इतिहास, हिंदू शब्द की उत्पत्ति, वो करीब 400-500 पेज की मोटी किताब है, पठनीय है, ख़ासतौर पर हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मित्रों के लिए जो अज्ञान के अंधेरे में इधर से उधर भटक रहे हैं। और ये हिंदुत्व शब्द प्रचलन में सावरकर जी के कारण आया होगा, वो बड़े नायक थे, लेकिन उसका जो प्रामाणिक अध्ययन अध्यापन है वो काशी विद्यापीठ से शुरू हुआ, गांधी जी के आग्रह पर शुरू हुआ, शिव प्रसाद गुप्त जी के सौजन्य से शुरू हुआ। जैसा मैंने कहा कि 1934 में
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई और उसके प्रथम मार्गदर्शक आचार्य नरेंद्र उसी समय काशी विद्यापीठ के कुलपति भी थे। लेकिन उसका एक दूसरा पक्ष देखिए कि गांधी जी जब जाति व्यवस्था से लड़ने के लिए, छुआछूत से लड़ने के लिए निकले और कांग्रेस से इस्तीफा दे करके पूना पैक्ट के बाद जब अंबेडकर जी ने उनको चुनौती दिया कि आपको तो बहका दिया है आपके अनुयायियों ने, वो आपके सामने आके उन्होंने ये संकल्प किया, वो संकल्प किया, लेकिन अपने निजी आचरण में, अपने प्रभाव क्षेत्र में कुछ खास नहीं किया है। तो गांधी जी तो वैज्ञानिक थे, तो किसी के कहने पर कुछ भरोसा नहीं करते थे। उन्होंने बाबा साहब को फटकारा नहीं, कहा कि ठीक है, तुम हमारे लोगों के बारे में ऐसी बातें कह रहे हो, ये सब हमारे बड़े विश्वसनीय लोग हैं, मैं खुद इसकी जांच करूंगा। तो उन्होंने पुरी से बिहार होते हुए एक यात्रा की 1933-34 में। उसी में वो प्रसंग था कि जब पुरी में गांधी जी दर्शन करने नहीं गए, माता कस्तूरबा दर्शन करने गई और महादेव देसाई ले गए, तो उन्होंने माता कस्तूरबा को भी डांटा, महादेव देसाई को भी डांटा कि उस मंदिर में जहाँ दलितों का प्रवेश नहीं है, तुम लोग क्यों गए, वहाँ तो भगवान रहता ही नहीं है, वहाँ कुछ और होगा। और वो गांधी जब बिहार आए तो जैसा बिहार तब था वैसा ही आज भी है, बिहार में उनको बोलने नहीं दिया। गया में मीटिंग रखी गई, उन्होंने गया में जा कर के हरिजन मंदिर प्रवेश का सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि तुम हो कौन हमको बताने वाले, गुजरात से चले या रास्ता बताने, हमारी एक परंपरा है, विरासत है, हम हरिजनों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने देंगे। ढेला मारा, उनकी पब्लिक मीटिंग डिस्टर्ब की। आते आते गांधी जी बनारस में थक गए और ये तय हुआ कि क्योंकि उनके साथ सनातन धर्म महासभा के नाम पर एक लफंगों का गिरोह चलता था, उनके खिलाफ बोलने, जहाँ गांधी जी बोलते थे वो सामने खड़े होकर के, और गांधी जी का निर्देश था कि इनकी कोई देशी दवाई नहीं करिए, जो भी ये बोलना चाहते हैं मेरे खिलाफ, जो भी पर्चा सभा गांधी जी की होती थी और पर्चा बढ़ता था इन दुष्ट लोगों का हिंदू धर्म के नाम पर। तो इसकी चर्चा हमारे अम्बेडकरवादी मित्रों की स्मृति में नहीं है, उनको उसका ध्यान भी नहीं है, उसको उनकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि देश काफ़ी बदल चुका है, काफ़ी आगे बढ़। लेकिन अब हुआ कि गांधी जी की सुरक्षा कैसे की जाए, तो शिव प्रसाद गुप्त जी की सलाह पर गांधी जी का 15 दिन का प्रवास काशी विद्यापीठ भवन में हुआ। वहाँ आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में वॉलंटियर्स की एक टीम दिन रात गांधी जी की सुरक्षा के लिए लगी, क्योंकि गांधी जी के बनारस में भी मीटिंग नहीं हो। मैं तो बनारस का हूँ, मुझे बड़ा घमंड है बनारसी होने का, लेकिन शर्म इस बात की है कि हम बनारसियों ने एक समय में गांधी जैसे आदमी के इस अमृत संदेश का विरोध करते, उनकी सभा नहीं होने दी। तो पूरे उत्तर भारत में रहने की जगह शिव प्रसाद गुप्त की बनाई हुई काशी विद्यापीठ थी। वहीं गांधी जी की पहली बार समाजवादियों के समूह से मुलाकात हुई, जिसमें गांधी जी को उन्होंने अपना, क्योंकि पटना में मीटिंग हो चुकी थी 17 मई को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की, और आपने तो दस्तावेज संपादित किया विनोद बाबू के साथ, तो गांधी जी ने उसको पढ़ा, बहुत प्रेम से बात हुई। लेकिन आप जानते हैं कि गांधी जी इस तरह के किसी आशावादी दृष्टिकोण से बहुत सहमत नहीं थे, क्योंकि गांधी जी ने 1917 में रूसी क्रांति हो चुकी थी, तॉलस्टॉय का मार्गदर्शन उनको मिला था। तो गांधी जी उस भुलावे में नहीं थे जिसमें हम मार्क्सवादी, समाजवादी, राष्ट्रवादी हैं, कि जब हमारा झंडा लहराएगा लाल किले पर तो सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जब मनुष्य नहीं सुधरेगा तो झंडा जो चाहे सो लहरा लो, कुछ होने वाला नहीं है। तो उसमें गांधी जी ने एक 2-3 दिन की मीटिंग हुई, जयप्रकाश जी, आचार्य नरेंद्र देव और तमाम समाजवादी, संपूर्णानंद जी, क्योंकि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में बनने के पहले बनारस में एक बनारस सोशलिस्ट पार्टी 1930 में संपूर्णानंद जी और नरेंद्र देव जी और कमलापति जी के पहल पर बन चुकी थी। तो उसी के बाद एक ऐतिहासिक पत्र गांधी जी ने लिखा इन समाजवादियों को कि आपके इस घोषणा पत्र में बहुत आकर्षक आश्वासन है, और मैं उस हर चीज़ से घबराता हूँ जिसमें नशा होता है। मुझे तो पढ़ के नशा हो गया कि दुनिया इतनी सुंदर भी हो सकती है, मुझे इससे डर लगता है। और उसका एक कारण ये है कि आपने 4 चीज़ों को नहीं लिखा है। एक तो इसमें आपने छुआछूत के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। समाजवादी थे, मार्क्सवादी थे, तो उनका आग्रह ये था कि जब बुनियादी ढांचा बदल जाएगा तो ये तो सांस्कृतिक दोष हैं, स्त्री पुरुष का भेद, जाति प्रथा, रंग भेद, ये सब अपने आप धुल जाएगा। उन्होंने कहा कि ये नहीं होने वाला, इसके लिए अलग से लड़ना पड़ेगा। दूसरा कहा कि हिंदू मुसलमान के रिश्ते का आपने जिक्र तक नहीं किया है, ये ज्वलन समस्या 1933-34। तीसरा कहा कि आपने ये जो भोगवाद फैल रहा है, शराब का आंदोलन 1921 से चल रहा था, उसके बारे में कुछ जिक्र नहीं किया है। और चौथा, रोजगार का आपने कोई जिक्र नहीं किया है।
आप समझते हैं कि जब राज्य के स्वामित्व में सार्वजनिक प्रबंधन होगा तो सबको रोज़गार मिलेगा। मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। रोज़गार के लिए हमको ये जो खेती है, कुटीर उद्योग है, इनकी तरफ, तो ये 4 दोष हैं, इन पर फिर हम बात करेंगे। फिर उन्होंने लोगों को बुलाया, संपूर्णानंद और नरेंद्र देव 2 शिखर पुरुष, दोनों काशी विद्यापीठ के प्राध्यापक थे और दोनों समाजवादी आंदोलन के मार्गदर्शक थे। शिव प्रसाद गुप्त जी ने खाली अपना साधन ही नहीं दिया, अपनी देह भी दी। जो आंदोलन हुए 1921 से 1942 के बीच में, हर आंदोलन में शिव प्रसाद गुप्त जी की गिरफ्तारी होती थी। उसी में 1942 के भारत छोड़ो में उनकी गिरफ्तारी हुई, जेल में लकवा हो गया, तो स्वास्थ्य के कारणों से वो रिहा किए गए। एक कई महीने का देहधारी का जो दोष होता है संभालने की कोशिश की गई और उनका 1944 में, अभी तारीख आज हम लोग 2 अप्रैल को मिल रहे हैं, वो 24 अप्रैल को दिवंगत हुए 1944 में। आपके देश ने, हमारे देश ने 1988 में जब उनका शताब्दी वर्ष आया तो किसी तरह से कोर कसर करते हुए एक टिकट उनका निकाला। लेकिन जैसा मैंने कहा कि चूँकि वो जो सपने थे वो सपने खंडित हो गए, जो लोग थे वो लोग रहे नहीं, और वो दिशा भी एक तरह से हम लोगों ने उस दिशा में प्रस्थान का जो संकल्प था, स्वराज, स्वदेशी, स्वावलंबन, वो छोड़ दिया। तो जब वो सब छूट गया तो उसको बनाने वाले को कौन याद करेगा? शिव प्रसाद जी को कोई याद नहीं करता। मुझे लगता है कि जैसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं ITM यूनिवर्सिटी में, ज्ञान मंडल में छपी किताबें, काशी विद्यापीठ का योगदान, आज अखबार का योगदान, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का योगदान, और वो जो 1921 से 1942 का स्वर्ण युग है हमारे राष्ट्रीय संग्राम का। 1921 क्यों? क्योंकि उस समय असहयोग आंदोलन को हमने पराजित माना, कांग्रेस ही टूट गई थी, नो चेंजर और प्रो चेंजर 2 हिस्से बट गए थे। शिव प्रसाद जी नो चेंजर वाले थे कि रास्ता तो यही है, और इस सब का उन्होंने एक सैद्धांतिक आधार भी दिया था। ये जो पृथ्वी प्रदक्षिणा नामक किताब है, ये कोई टूरिस्ट ट्रेवलॉग नहीं है, ये एक तरह का विश्व विश्लेषण है। चीन में क्या हो रहा है, जापान में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, मिस्र में क्या हुआ, और उनके गुण दोषों का विवेचन है। तो जैसा मैंने कहा, कोई पाठ्य पुस्तक जैसी 2 पाठ्य पुस्तकें थी राष्ट्रीय आंदोलन की हिंदी में उस दौर में 1921 से 1942 में। एक तो संपूर्णानंद की समाजवाद और एक शिव प्रसाद गुप्त की पृथ्वी प्रदक्षिणा। ये कहूँगा कि बहुत, जैसे कहते हैं ना कि एहसान फरामोशों की हम पीढ़ी हैं, उनका साक्षात्कार नहीं कर सकते। मुझे बहुत खुशी हुई कि करण जी ने जाने कहाँ से उनका चित्र उपलब्ध करा दिया। बनारस शहर में चित्र नहीं मिलेगा। बनारस शहर में उनके वारिसों ने, उनकी लड़की थी, पुत्र, एक ही कन्या संतान थी, उनके 2 नाती हुए, तो उन्होंने अखबार तो चलाया, लेकिन जो परनाती हुए, मुझे निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन चूँकि हमारे परिचित हैं इसलिए कहेंगे तो भाई सफाई दे देंगे उनको कि तुमने जो हरकत की उसको मैंने ग्वालियर वालों को बता दिया। जगह जगह आज अखबार के तमाम संस्करण निकाले, और जब अखबार के संस्करण निकलते हैं तो पत्रकार मित्र जानते हैं कि सरकार की मुफ्त ज़मीन भी मिल जाती है। जहाँ पर ज्ञान मंडल था, ज्ञान मंडल प्रकाशन आज बंद है। आज अखबार की बहुत दुर्गत हो गई, और जो एक राष्ट्रीय नवनिर्माण का संकल्प था वो आज पूरी तरह से भूला जा चुका है। लेकिन उसमें खाली आज अखबार के या शिव प्रसाद जी के वारिसों की गलती नहीं है। मदन मोहन मालवीय के पौत्र ने आकर के, जो मालवीय जी का मकान था शहर में विश्वविद्यालय के बाहर, उसको बेच दिया, क्योंकि वहाँ पर रियल एस्टेट ने कई मंजिला बना के कुछ दिया होगा उनको, कुछ करोड़ रुपए। नागरिक प्रचारणी सभा नष्ट हो चुकी है, कारमाइकल लाइब्रेरी नष्ट हो चुकी है। जो भी बनारस में कुछ ऐसा हुआ है कि जो भी पौधे लगाए गए थे पुरखों द्वारा, वो सब या तो मुरझा गए हैं या सड़ रहे हैं, या जो फल उसमें से निकलना चाहिए था, आम का पेड़, आम का फल लगना चाहिए था, उसमें से बबूल पैदा हो रहा है। तो वो दोष की बात है। जो आपने ये मौका दिया, ये मेरे लिए बहुत, जैसे कहते हैं, पुरखे का कर्जा उतारने जैसा काम है, क्योंकि मेरी जानकारी और समझ में समाजवादी आंदोलन हुआ ही नहीं होता अगर काशी विद्यापीठ नहीं होता। समाजवाद आता, लड़ाइयाँ तो चल रही थी पंजाब में, बम्बई में, यूसुफ मेहर अली और अच्युत पटवर्धन और जयप्रकाश नारायण करते बहुत, लेकिन जो एक धुरी बन गई जिसके इर्द गिर्द सारी सृष्टि बनी,
विद्यार्थी आए, पढ़े, पढ़ के निकले, जाके काम किया, वो काम नहीं होता। साहित्य का निर्माण नहीं होता। आंदोलन के लिए जो एक नेतृत्व है, एक कदम जेल में इन समाजवादी अध्यापकों का, नरेंद्र जैसे लोगों का, संपूर्णानंद जैसे लोगों का, और जेल में पाठशाला चलती थी। ये जो ट्रेनिंग दी उन्होंने, उसमें से कम्युनिस्ट मूवमेंट, सोशलिस्ट मूवमेंट, कांग्रेस मूवमेंट के लोग निकले। और कहाँ सीखा? राजनारायण जी आज तक अपने मरते तक संपूर्णानंद जी को प्रोफेसर साहब कहते थे। तो हम लोगों ने पूछा उनसे एक बार ऐसे ही कि नेताजी आप तो BHU में पढ़े, संपूर्णानंद जी काशी विद्यापीठ में, कहा आपको कुछ पता ही नहीं है। संपूर्णानंद जी ने हम लोगों को राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन, समाजवाद जेल में पढ़ाया। हम लोग उनके साथ 2 साल जेल में बंद थे। तो ये सब, और आचार्य जी का तो कहना ही क्या, जयप्रकाश जी ने लिखा कि जब हमारे एक टीचर आए अमेरिका से, वो मिलना चाहते थे विद्वानों से, तो हमने कहा कि सर्वोत्तम विद्वान तो काशी में, काशी विद्यापीठ में है आचार्य नरेंद्र देव, उन्हीं से चल के मिला जाए। और जयप्रकाश जी ने लिखा कि हमारे अध्यापक इतने चमत्कृत हुए कि काशी विद्यापीठ में बैठा हुआ ये आदमी इतना सारा कुछ कैसे जानता है, तुम लोग बहुत सुरक्षित लोगों के हाथों में अपने आंदोलन को बना रहे हो। तो चूँकि हम लोग काशी विद्यापीठ में बड़े हुए और काशी विद्यापीठ की परंपरा से जुड़े रहे, तो शिव प्रसाद जी जैसे एक सुगंध जैसे थे। मैंने कहा कि वो नेपथ्य नायक थे। नाम बहुतों का बहुत बड़ा बड़ा हुआ। मैंने बताया कि गांधी जी के नाम पर आज काशी विद्यापीठ है, जबकि गांधी जी ने उसका ईंट का खाली पत्थर रखा था, वो ईंटा भी शिव प्रसाद गुप्त जी के प्रबंध से था। मोतीलाल नेहरू ने उसकी अध्यक्षता की थी और वो समावेशी व्यक्तित्व थे। तो उन्होंने जो निरीक्षक सभा बनाई, संचालन समिति बनाई काशी विद्यापीठ की, उसमें उस समय के जो अगली कतार के सब बड़े नायक थे देश के अलग अलग हिस्सों से, और जो भी आए काशी विद्यापीठ में उसका एक भाषण होता था, चाहे वो तो सरदार पटेल ने काशी विद्यापीठ में ही आकर के 1945-46 में कहा कि मैं भी समाजवादी हूँ, मेरा समाजवादियों से कोई झगड़ा नहीं है, समस्या कुल इतनी है कि तुम समाजवादी लोग, नरेंद्र जी अध्यक्षता कर रहे हैं, आप समाजवादी लोग आलोचना में बहुत सक्षम हैं, लेकिन रचना में आप जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं। वहाँ डॉक्टर अम्बेडकर आए, जो डॉक्टर अम्बेडकर हिंदू धर्म से मैं पैदा तो हुआ हूँ लेकिन मरूंगा नहीं हिंदू, उस आह्वान के साथ थे, लेकिन उनके लिए भी दरवाज़ा खुला हुआ था। और ये तमाम लोग जो बंगाल के या बिहार के क्रांतिकारी थे, जेलों से जब निकलते थे तो महीना, 2 महीना, 6 महीना काशी विद्यापीठ के अतिथि भवन में उनको अपनी जैसे कहते हैं कि आत्मसमीक्षा का अवसर मिलता था, शांत अवकाश मिलता था। आचार्य नरेंद्र देव का घर और उससे भी ज़्यादा शिव प्रसाद जी का घर, जिसका नाम ही था सेवा उपवन, पूरे भारत के सभी स्वतंत्रता सेनानियों को, चाहे वो खादी वाले हों, चाहे बंदूक वाले हों, सबका एक आश्रय स्थान था। जहाँ तक वो जिक्र आया कि शिव प्रसाद गुप्त जी ने जो गांधी और नेहरू का रिश्ता बना, उसके बारे में उनकी क्या भूमिका थी, तो इलाहाबाद से ज़्यादा जवाहरलाल के लिए, पुरुषोत्तम दास टंडन के लिए, राष्ट्रीय आंदोलन के सभी, आचार्य कृपलानी के लिए काशी विद्यापीठ एक दूसरे घर जैसा रहता था। अगर साधन की समस्या होती थी तो चुपचाप शिव प्रसाद गुप्त को खबर करना पर्याप्त होता था, और वो बिना कहते थे कि उनके दाएं हाथ को नहीं मालूम होता था कि बाएं हाथ ने किसको क्या दिया। और वो कांग्रेस से लेके कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के तमाम लोगों को, नेपाल की क्रांति में भी, क्योंकि ये जो लोग बाद में महानायक हुए, बीपी कोइराला, कृष्ण भट्टराई, गणेश मान सिंह, ये सब बनारस के विद्यार्थी थे और 1934, 36, 37 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेतृत्व मंडल में भी थे। लेकिन शिव प्रसाद गुप्त जी का भी उनको संरक्षण प्राप्त था, साधनों की व्यवस्था से लेकर के विद्यार्थियों को बुलाने तक। कई वहाँ से पढ़ के लोग निकले जो बाद में नेपाल के या श्रीलंका के या बाद के बांग्लादेश और पाकिस्तान के नायक बने। ये जरूर है कि शिव प्रसाद जी जोड़ने वाले नेताओं में से थे, तोड़ने वालों में से नहीं थे। तो जब जब विवाद हुआ, गरम दल नरम दल के बाद 1916 के बाद के समय में काशी विद्यापीठ और शिव प्रसाद गुप्त की राष्ट्रीय आंदोलन की एकजुटता में भूमिका थी। और जैसा मैंने कहा कि तमाम राष्ट्रीय संवादों में काशी विद्यापीठ और उससे भी ज़्यादा कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अगर कहीं गुंजाइश नहीं होती थी बैठक की, तो बनारस में बैठक होगी और शिव प्रसाद जी के यहाँ होगी।
जवाहरलाल जी शिव प्रसाद जी के समवयस्क थे। जवाहरलाल जी का जन्म 1889 का था, शिव प्रसाद जी का 1888 का था। लेकिन शिव प्रसाद जी अपनी दानवीरता के कारण गांधी जी के अन्य लोगों की तुलना में अत्यंत, यानी जिसे कहते हैं कान के पास उनकी जगह थी। तो कई बातों में, कई विवादों में जहाँ भगवान दास जी जैसे लोग असफल हो गए, आपको शायद नहीं मालूम हुआ कि बाबू भगवान दास कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट होते थे, जिला कांग्रेस कमेटी के। कुछ समय के बाद बाबू भगवान दास और चित्तरंजन दास, सिद्धार्थ शंकर रे के नाना, जिनको देशबंधु चित्तरंजन दास कहा जाता, CR दास, इन लोगों ने गांधी जी के दबाव में एक प्रारूप प्रस्तुत किया कि भारत को, गांधी जी से कहते थे कि आप एक कदम मेरे लिए काफ़ी है, कहते हैं आपको पूरी तस्वीर देनी चाहिए, पूरा मॉडल देना चाहिए। तो गांधी जी ने कहा कि भाई वो मेरी क्षमता के बाहर है, आप ज़्यादा ज्ञानी समझदार हो, आप बनाओ। तो चित्तरंजन दास और भगवान दास ने एक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जन्म के पहले 1927-28 में एक दस्तावेज बनाया जिस पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने चर्चा भी की, और वो कहते हैं कि भारतीय समाजवादी आंदोलन का उसकी वो पीठिका बनाता है, उसको कहते हैं दास सोशलिज्म। उस पर भगवान दास जी और गांधी जी में सहमति नहीं बनी और बात इतनी बिगड़ गई कि भगवान दास जी ने कांग्रेस से ही इस्तीफा दे दिया, लेकिन शिव प्रसाद जी कांग्रेस में बने रहे। तो जो हम लोग जानते हैं कि जल्दी से जल्दी अपना मतभेद जाहिर करो, उग्रता इसी में है कि हम आपसे अपना रिश्ता तोड़ दें, यही बहुत बड़ी बहादुरी है। निभाने में कोई बहादुरी नहीं है, बिगाड़ने में बहादुरी है। शिव प्रसाद जी इसके बिल्कुल विपरीत थे। तो जवाहरलाल जी और शिव प्रकाश जो भगवान दास जी के लड़के थे, ये सहपाठी थे कैम्ब्रिज में, और शिव प्रकाश जी कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी तब बने जब जवाहरलाल जी प्रेसिडेंट बनाए गए। बाद में वो महाराष्ट्र के गवर्नर, आसाम के गवर्नर, और कई प्रश्नों पर उनका बड़ा योगदान था। जवाहरलाल के जो सबसे अंतरंग मित्र थे विद्यार्थी जीवन से, उनमें शिव प्रकाश जी का नाम, और शिव प्रकाश जी और बाबू शिव प्रसाद जी भी समवयस्क थे। लेकिन जो टूट के क्षण थे, उन क्षणों में शिव प्रसाद जी ने बहुत नाजुक भूमिका निभाई एकता बनाए रखने में। इसीलिए आचार्य नरेंद्र देव जैसे लोगों ने 1934 में कांग्रेस से सैद्धांतिक असहमति होने के बावजूद कांग्रेस और सत्याग्रह के प्रतिष्ठा में कोई आंच नहीं आने दी। सन 42 में समाजवादियों का सबसे बड़ा योगदान था, उसमें बनारस का बहुत योगदान था, लेकिन उस सब के पीछे शिव प्रसाद जी की सलाह होती थी। शिव प्रसाद जी कोशिश करते थे कि देश भर के जो तेजस्वी लोग हैं वो राष्ट्र सेवा में योगदान करें, और उसमें वो ज्ञान विमर्श को, शिक्षा को बहुत महत्व देते थे। संगठन और रचनात्मक काम, तो दो उनके योगदान के आयाम थे। एक तरफ रचनात्मक काम, मैंने बताया कि जो गांधी का पहला खादी आश्रम बना अकबरपुर में, वो 150 एकड़ ज़मीन अपनी उन्होंने दी और वहाँ काम शुरू कराया। विश्वविद्यालय बनाया कि बिना पढ़े तो आंदोलन चलेगा नहीं, बिना पढ़े तो देश बनेगा नहीं। BHU में नहीं पढ़ने देना, काशी विद्यापीठ बना देते हैं। तो BHU के लोग बहुत दिनों तक काशी विद्यापीठ को गांधी जी की 1.5 ईंट की मस्जिद करके उसका मजाक उड़ाते थे। तब तक मजाक उड़ाया जब तक कि लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री नहीं बन गए। अरे ये तो गजब जगह थी, यहाँ पढ़ने वाले लड़कों में से प्रधानमंत्री बन गए। और कैसी कोई कैबिनेट नहीं बनी 1937 से लेकर के और अभी हाल के दिनों तक, जहाँ काशी विद्यापीठ से पढ़े लोग। उसका आखिरी बड़ा नाम रामकृष्ण हेगड़े का था, जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने। और रामकृष्ण हेगड़े को इस बात का सौभाग्य था कि वो आचार्य नरेंद्र देव के काशी में भी विद्यार्थी थे, लखनऊ में भी विद्यार्थी थे। चंद्रशेखर वगैरह भी अपनी राजनीतिक यात्रा में काशी विद्यापीठ को, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को नहीं, जहाँ के वो नेता थे, जहाँ उन्होंने पढ़ाई की, काशी विद्यापीठ को अपना प्रेरणा केंद्र मानते थे। तो मैं बहुत, मुझे क्षमा कीजिएगा कि ये जो हम लोग कर रहे हैं ये बहुत शर्मनाक है। आने वाली पीढ़ियाँ हम लोगों पर हंसेंगी, इतने कृतज्ञ लोग ये थे कि अपने पुरखों को इन्होंने इतनी जल्दी भुला दिया। लेकिन आप जो कर रहे हैं ये बहुत पवित्र काम है, और शिव प्रसाद गुप्त जैसे लोगों को याद करने से उनका खानदान नहीं बढ़ेगा, उनका जाति गौरव नहीं बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा कि देखो कैसे कैसे तरीक़ों से, कितनी अंधेरी रात थी, उसमें पहले एक अखबार निकाला, एक प्रकाशन केंद्र बनाया, फिर एक विद्यालय बनाया, उन सबको जोड़ा, आगे बढ़े। भारत माता मंदिर, क्या भारत माता कौन है
इसका एक साकार चित्र, वो भारत का भूगोल है जो भारत माता मंदिर उन्होंने बनाया गांधी जी की कल्पना के अनुसार, उसको उन्होंने सिंगापुर में कभी देखा था कि एक म्यूज़ियम बना हुआ था विश्व का, और वो भी म्यूज़ियम भूगोल के, उसमें कोई चेहरा नहीं था, कोई धर्म नहीं था, कोई भाषा नहीं, भूगोल के आधार पर उन्होंने पूरे विश्व का एक मानचित्र बनाया था। उन्होंने कहा कि एक दिन हम अपने देश के बारे में ऐसा बनाएं। अब आप जाए अगर भारत माता मंदिर, वो भारत के बनारस के टूरिस्ट स्पॉट्स में है, तो बिल्कुल सूक्ष्मता के साथ ऊंचाई और गहराई का ख्याल रखते हुए नदियाँ, पहाड़, पूरा भूगोल भारत का, और वो अखंड भारत का है क्योंकि 1936-38 में बनाया गया। उस समय भी पाकिस्तान का कोई जिक्र भी नहीं था, तो उसमें बांग्लादेश, और उन्होंने नक्शे बनाए भारत के जो पौराणिक भारत से लेकर के 1937 के भारत तक के थे। उनको देख करके भी लोगों को लगता था कि एक समय हमारी संस्कृति का क्या विस्तार था, फिर साम्राज्यवाद के कारण और अन्य कारणों से हम कैसे सिमटते और सूखते चले गए। तो काशी विद्यापीठ का और भारत माता मंदिर का भारतीय राष्ट्रीयता की परिभाषा में बहुत बड़ा योगदान है, और उसके पीछे शिव प्रसाद जी की कल्पना थी। लेकिन उसकी चर्चा हम लोग इसलिए नहीं कर पाते हैं कि वो कुलपति नहीं रहे, उन्होंने कभी कोई वहाँ पर औपचारिक भूमिका नहीं, कन्वोकेशन एड्रेस के लिए वो दूसरे नेताओं को बुलाते थे, यानी मंच तो हमने सजाया और फिर आपको बुलाया कि अपनी बात कहिए, आपको बुलाया अपनी बात कहिए। तो एक जिसको कहते हैं राष्ट्र निर्माण, तो हमारे पितामह ने एक किताब लिखी देश के निर्माता, उसमें जिन लोगों का नाम सबसे पहले, जिन पर लंबा विवरण लिखा, उसमें शिव प्रसाद गुप्त जी थे। ये देश के निर्माता थे। वो देश के निर्माता नहीं है जो भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या भूगोल के आधार पर देश के टुकड़े करने की बात करते हैं। चाहे वो मौलाना, वो क्या नाम था उनका, मोहम्मद इकबाल थे, और चाहे सावरकर थे, और चाहे मोहम्मद अली जिन्ना थे, चाहे लियाकत अली थे। देश बनाने वाले दूसरे लोग थे। तो मैं और आगे बात न बढ़ा के यही आग्रह करूँगा कि करण जी दक्ष संपादक हैं, तो जैसे इन्होंने खोई हुई नायिकाओं का स्मरण कराया, 200 स्त्रियों को खोज निकाला, शकुंतला की सहेलियों को और सीता के और द्रौपदी के, वैसे ये जो लोग हैं, मैंने एक और व्यक्ति का स्मरण किया था कुछ दिनों पहले समता मार्ग में, ठक्कर बापा। मुझे उनका नाम अभी जोड़ना इसलिए अच्छा लगता है कि शिव प्रसाद जी का काशी विद्यापीठ हरिजन के सवाल पर एक बड़ा क्रांतिकारी केंद्र था। ये जो भोला पासवान शास्त्री हैं, देश के सबसे निर्मल नायकों में से, जो 4 बार बिहार के चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन उनकी 4 इंच जगह ज़मीन न, अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी की कैबिनेट के, और इतने ईमानदार, वो काशी विद्यापीठ के विद्यार्थी, उनका नाम ही था भोला पासवान शास्त्री। तो दलितों को खोज खोज करके, ये रामधन काशी विद्यापीठ के विद्यार्थी थे, इनको लाया जाता था। कुछ तो इसमें आचार्य नरेंद्र जी का दृष्टिकोण था, लेकिन उससे ज़्यादा शिव प्रसाद गुप्त का संरक्षण था। लेकिन अंतर्विरोधों को कैसे संभालना है, मैंने कहा कि एक तरफ तो पहला चेक काशी विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए देने वाले 1 लाख रुपया उस जमाने का, कुल 50 लाख में यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी मालवीय जी ने, मालवीय जी को दिया। और फिर काशी विद्यापीठ का भी सारा प्रबंध उन्होंने अपने वित्तीय साधनों से किया। लेकिन कभी तनाव, आखिरी दिनों तक मालवीय जी के दोपहर और रात का खाना शिव प्रसाद गुप्त जी के घर से बन के जाता था। तो संबंधों को निभाना, मतभेदों को, जो कहते हैं ना, मतभेद है लेकिन मनभेद नहीं है, ये शिव प्रसाद जी उसकी साक्षात मूर्ति थे। तो मैं इसी श्रद्धांजलि से बात ख़त्म करूँगा और आशा करूँगा कि जो कर्जा है वो कुछ इस तरह के प्रयासों से कम हो। और आपसे मैं कहूँगा कि एक सचमुच पुस्तक बननी चाहिए इन लोगों की जिन्होंने नींव के पत्थर का काम किया, राष्ट्र नायक का काम किया, और चाहे वो देश की एकता का सवाल हो, चाहे भाषाओं का एक तरह से पुनरुत्थान हो, चाहे आत्मविश्वास का निर्माण हो, इसमें इनकी अप्रतिम भूमिका थी। बहुत धन्यवाद।